नमस्कार। आज बात करते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की। इसके कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे एक अकेला जीव एक पूरे हलचल भरे समुदाय का हिस्सा बन जाता है। देखिए, ये सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? पर असल में यही सवाल इकोलॉजी के दिल तक जाता है। इकोलॉजी वो साइंस है जो सिर्फ कैसे पर नहीं रुकता, बल्कि हर जैविक प्रक्रिया के पीछे का क्यों जानने की कोशिश करता है। मतलब उसका असली मकसद क्या है, दूसरे जीवों से उसका रिश्ता क्या है। तो इकोलॉजी बेसिकली हर चीज को एक दूसरे से जोड़कर देखती है। इसे समझने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल देखते हैं। सबसे पहले आता है एक अकेला जीव, फिर आती है समष्टि मतलब उसकी आबादी, उसके बाद बनता है समुदाय और आखिर में आता है बायोम यानी एक जैसे मौसम वाले बड़े बड़े इलाके, जैसे कि कोई रेगिस्तान या फिर जंगल। तो आज हम इन पहलुओं पर गौर करेंगे। हम एक से अनेक तक की कहानी देखेंगे, आबादी के खास गुण समझेंगे, वो बढ़ती कैसे है ये जानेंगे, अलग अलग प्रजातियों के बीच के रिश्तों को देखेंगे और अंत में जीवन के नाजुक संतुलन की बात करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक अकेले जीव से उन जटिल संबंधों तक जो हमारी दुनिया को बनाते हैं। तो सबसे पहले एक से अनेक तक। देखिए, प्रकृति में कोई भी जीव बिल्कुल अकेला नहीं रहता। वो हमेशा समूह में रहते हैं, रिसोर्सेज बांटने के लिए, मुकाबला करने के लिए और प्रजनन के लिए। और इसी समूह को हम कहते हैं समष्टि या पॉपुलेशन। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, एक आबादी के अपने कुछ खास गुण होते हैं जो एक अकेले जीव में हो ही नहीं सकते। जैसे एक अकेले इंसान का जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन पूरी आबादी की एक जन्म दर होती है, एक मृत्यु दर होती है, उसका एक लिंग अनुपात होता है। यही वो पैमाने हैं जिनसे हम किसी भी प्रजाति के भविष्य का अंदाजा लगा पाते हैं। तो चलिए अब आबादी के इन्हीं खास गुणों को जरा और करीब से देखते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी आबादी की कहानी बताती हैं। तो ये है आबादी के गुण: जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात और आयु पिरामिड। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह से किसी आबादी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। इन्हीं से वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि आबादी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक वैसे ही जैसे उदाहरण में दिया है कि एक तालाब में 20 कमल हैं और 8 नए आ गए, तो हम जन्म दर निकाल सकते हैं। अब ये जो आयु पिरामिड है ना, ये किसी आबादी के भविष्य की तस्वीर जैसा है। इसका आकार देखकर ही पता चल जाता है कि आबादी का भविष्य क्या है। अगर नीचे से चौड़ा है मतलब युवा ज्यादा है, तो आबादी बढ़ेगी। अगर बीच में से एक जैसा है तो स्थिर रहेगी। और अगर ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला है तो आबादी घट रही है। तो अगला सवाल आता है कि आबादी बढ़ती कैसे है, समय के साथ इसका आकार बदलता कैसे है। इसे समझने के लिए हमारे पास 2 बहुत ही जरूरी मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है चरघातांकी वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां रहने की जगह और खाने की कोई कमी ही ना हो, बिल्कुल अनलिमिटेड। ऐसी परफेक्ट सिचुएशन में आबादी बिना किसी रोक टोक के एक फिक्स्ड रेट से बढ़ती ही जाएगी, दोगुनी होती जाएगी। इसका ग्राफ एक जे शेप कर्व बनाता है। ये जो कहानी है ना, शतरंज और गेहूं के दानों वाली, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत को बहुत अच्छे से समझाती है। एक छोटी सी शुरुआत के बाद नंबर इतनी तेजी से बढ़ते हैं ना कि वो हमारी सोच से भी परे हो जाते हैं। राजा भी हैरान रह गया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ संसाधन, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। इसीलिए असल में आबादी की वृद्धि एक सीमा पर पहुंचकर धीमी हो जाती है और फिर स्थिर हो जाती है। ये ज्यादा रियलिस्टिक मॉडल है, जिसे हम कहते हैं संभार तंत्र वृद्धि या लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसका ग्राफ एस शेप का होता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, पोषण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी, जिसे केस से दिखाते हैं। ये किसी भी एनवायरनमेंट का एक तरह का हाउसफुल साइन है। ये वो मैक्सिमम लिमिट है कि कोई जगह किसी प्रजाति के कितने जीवों को पाल सकती है, सस्टेन कर सकती है। तो अब हम आबादी से आगे बढ़ते हैं प्रजातियों के आपसी रिश्तों पर, क्योंकि जैसा हमने कहा, कोई भी आबादी अकेले नहीं रहती। वो हमेशा दूसरी प्रजातियों के साथ इंटरैक्ट करती है और ये इंटरैक्शंस बहुत ही दिलचस्प होते हैं। इन आपसी क्रियाओं को हम कुछ इस तरह बांट सकते हैं। कुछ में दोनों को फायदा होता है, जिसे प्लस प्लस से दिखाया गया है। कुछ में दोनों को नुकसान होता है, यानी माइनस माइनस। और कुछ में एक को फायदा और दूसरे को नुकसान होता है, या फिर एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेबल हमें किसी भी इकोसिस्टम के इन नियमों को समझने में मदद करती है। सबसे पहले बात करते हैं परभक्षण की, यानी प्रेडेशन की।
ये एक प्लस माइनस रिश्ता है। इसमें एक प्रजाति यानी शिकारी दूसरी प्रजाति यानी शिकार को खाकर फायदा उठाती है। ये इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर करने और आबादी को कंट्रोल में रखने का एक बहुत जरूरी जरिया है। शिकारी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। ये प्रे की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। इसका एक क्लासिक केस स्टडी है ऑस्ट्रेलिया का नागफनी कैक्टस। ये पौधा वहां एक इन्वेजिव स्पीशीज बन गया था, लाखों हेक्टेयर जमीन पर फैल गया था। उसे कंट्रोल करने के लिए जब उसका प्राकृतिक शिकारी एक मॉथ वहां लाया गया, तब जाकर उसकी आबादी काबू में आई। पौधे भी कांटों या केमिकल से अपना बचाव करते हैं। अब आता है स्पर्धा यानी कंपटीशन। ये एक पासक्वा रिश्ता है, मतलब इसमें दोनों को ही नुकसान होता है। ऐसा तब होता है जब दो या ज्यादा प्रजातियां एक ही लिमिटेड रिसोर्स के लिए, जैसे खाना या जगह के लिए, आपस में होड़ करती हैं। अब स्पर्धा का नतीजा क्या होता है? एक तो है स्पर्धीय अपवर्जन। गाउस का सिद्धांत कहता है कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो दूसरे को खत्म कर देगा। लेकिन प्रकृति में टकराव से बचने का भी एक तरीका है। इसे कहते हैं संसाधन विभाजन या रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसका एक शानदार उदाहरण है वॉर्बलर्स की 5 प्रजातियां जो एक ही पेड़ पर रहती हैं, लेकिन टकराव से बचने के लिए पेड़ के अलग अलग हिस्सों में अपना खाना ढूंढती हैं। इसके बाद है सहयोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म। ये एक प्लस प्लस रिश्ता है, मतलब एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन जहां दोनों ही प्रजातियों को फायदा होता है। ये रिश्ता अक्सर इन प्रजातियों को साथ साथ इवॉल्व होने में भी मदद करता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे लाइकन जो फंगस और एल्गी का साथ है, या माइकोराइजा जो पौधों की जड़ों में फंगस की मौजूदगी है। पर शायद सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है अंजीर का पेड़ और उसकी एक खास किस्म की बर। ये दोनों एक दूसरे पर इतने ज्यादा निर्भर हैं कि कोई भी दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी ही नहीं कर सकता। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आबादी, उनके बढ़ने के तरीके और उनके आपसी रिश्ते। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो हमें जीवन का एक बहुत ही जटिल और नाजुक जाल नजर आता है। मतलब एक अकेले जीव से लेकर एक पूरे जटिल समुदाय तक हर एक इंटरैक्शन मायने रखता है। हर जीव, चाहे वो सबसे छोटा बैक्टीरिया हो या सबसे बड़ा पेड़, वो एक बड़े जटिल सिस्टम का हिस्सा है। और यही वो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है जो पूरे इकोसिस्टम को चलाता है और उसे जिंदा रखता है। और ये सारी बातें हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। इस जटिल जाल में हम इंसानों की क्या भूमिका है? जब हम प्रकृति के इस नाजुक संतुलन को समझते हैं तो हमें जीवन के इस ताने बाने में अपनी जगह और अपने असर के बारे में सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है।